हाँ भाई, क्या कहा आपने? मुश्किल है सेल चैप्टर? सच में? चलो फिर आसान बना देती हूँ, पढ़ा देती हूँ सेल चैप्टर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। यहाँ पे समझ नहीं आया ना बेटा, तो फिर समझ लो कहीं समझ नहीं आने वाला। मतलब इससे इजी और सिंपल वे में कोई इस चैप्टर को नहीं समझाएगा जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, चैप्टर का नंबर सेल है, चैप्टर नंबर है 2। साइंस की नई वाली किताब जो है आपकी एक्सप्लोर वाली, उसका चैप्टर है। चैप्टर 1 में कुछ खास था नहीं, इंट्रोडक्शन था। बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैम सेल चैप्टर पढ़ा दो, सेल चैप्टर पढ़ा दो। ठीक है, तो सेल चैप्टर पढ़ा देती। सिर्फ सेल बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है जो पिछली साल हमारी किताब थी साइंस की, उसमें नाम था चैप्टर का सेल या फिर कोशिका, और मेरी हमेशा शिकायत होती थी कि मैं ये कहती थी इस चैप्टर का नाम सिर्फ सेल तो होना ही नहीं चाहिए, इस चैप्टर का नाम पूरा लिखो, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस बार इन्होंने गलती सुधार ली। शायद उन्होंने सुन लिया था। खैर, मैंने ऑनलाइन नहीं बोला था, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, मेरे पास 9th का कोई भी बच्चा आता था और मैं सेल चैप्टर पढ़ाती थी, तो पहले यही समझाती थी, देखो बेटा इस चैप्टर का नाम ना सेल की बजाय ये भी हो सकता था, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, जीवन की मौलिक इकाई। फिर आना चाहिए था सेल। अपने आप में प्रॉपर क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर का है इसका। तो चैप्टर का जो नाम है, नाम क्या था नाम, मतलब पहले क्या था, जीवन की मौलिक इकाई, और इसका उत्तर क्या है, कोशिका। व्हाट इज द फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, आंसर क्या है, सेल। तो पहले ना दोनों में से कोई एक ही चीज लाइन दी जाती थी, आंसर नहीं था। अब जो चैप्टर है, नेम भी बढ़िया है, हर चीज अच्छे से दी हुई है, सेल, और बताया जा रहा है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी का ब्लॉक है ये। जैसे एक एक ब्लॉक को मिलाकर पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरीके से एक एक सेल को मिलाकर आप देखोगे कि पूरी बॉडी बनती है या फिर पूरी लाइफ बनती है। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी है, बायोलॉजी का चैप्टर है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनाना, तुम्हें कोई मैथ के क्वेश्चन नहीं करने, फिजिक्स नहीं है, बायोलॉजी है, बस आराम से अपने बारे में समझना है, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, बस ये समझना है। अब ये बताओ, अगर हम अपने बारे में पढ़ते हैं तो क्या मुश्किल है ये? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी चीज पढ़नी ही नहीं है जो दुनिया में है नहीं, हम तो सारी वही चीज पढ़ेंगे जो दुनिया में है, और दुनिया में छोड़ो जो हमसे रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड, फिर तो इंटरेस्ट आना बनता ही है ना। पढ़ाई को बर्डन मत लेना बेटा। जिस दिन पढ़ाई को तुम बर्डन के बिना पढ़ना सीखोगे या बिना बर्डन के पढ़ाई करने लगोगे ना, उस दिन आपको ये नहीं लगेगा कि पढ़ाई एक काम है, फिर आपके लिए पढ़ाई इंजॉयमेंट का एक जरिया होगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, इतना मोटिवेशन काफी है, इतना मोटिवेशन काफी है ना। चलो, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, सेल क्या है, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में चीजें देखेंगे कि कैसे फंक्शन करता है, सेल के क्या क्या टाइप हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, सारी चीजें देखेंगे जो भी आपके चैप्टर में है, हर एक चीज अभी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग की तो बात ही नहीं कर रहा चैप्टर, नॉन लिविंग की बात कर ही नहीं रहा, तो आधी दुनिया तो वैसे ही साइड हो गई जो नॉन लिविंग वाली है। अब हम बात कर रहे हैं लिविंग की, जैसे मैं, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, मछली, कोई उड़ने वाली चिड़िया भी हो सकती है, छोटा सा पौधा भी हो सकता है और बड़ा सा पेड़ भी हो सकता है। तो जितने भी लिविंग बीइंग है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, वो सब बने होते हैं किससे, सेल से। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, अब आपको कोशिका को क्या बोलते हैं, तो आगे देखो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। दो वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, यानी सेल ही वो चीज है जिससे किसी का स्ट्रक्चर बना है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेरा एग्जांपल ले लो, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो मेरा ये जो स्ट्रक्चर बना है, मेरी ये जो पूरी बॉडी बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, सेल से। प्लस फंक्शनल, मेरी जो पूरी बॉडी काम कर रही है, मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, सोच रही हूँ, लिख रही हूँ, ये सारा फंक्शन भी कौन करवा रहा है मुझसे, सेल। तो बेटा सेल इज द बेसिक, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी, दोनों यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है एक इकाई, एक, जैसे कि नीचे आ जाओ एग्जाम्पल में, यहां देखो,
चलो ये तो टिश्यू का एग्जाम्पल है, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे दीवार है, दिस इज अ वॉल, क्या है ये, वॉल। अब मैं कहूँ कि वॉल की एक यूनिट बताओ क्या है, तो आप कहोगे मैडम ब्रिक, क्या कहोगे, ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट। तो पूरी दीवार जो बनी हुई है उसका वो पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरी दीवार है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है एक ईंट, एक ब्रिक। क्या है, एक ब्रिक। एक ईंट जो है वो उस दीवार का बेसिक यूनिट है। एज इट इज हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। और वो स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, काम भी वही कराता है, हमारे बॉडी का शेप भी वही देता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखो। नाउ ऑर्गेनिज्म कैन बी, हमने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं। और अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब जैसे तो होते नहीं है बेटा, बहुत तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको, है ना। राम जी के संसार में भांति भांति के लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं सेल के बेस पर, तो हमारी दुनिया के अंदर केवल दो तरह के ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, यूनि, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब ही होता है वन, यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा। तो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो वन सेल से बने होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है, पूरी बॉडी में एक ही सेल। इसका मतलब उसकी पूरी बॉडी एक ही जैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही होगा, सेम, प्लस उसका फंक्शन भी एक ही होगा, क्योंकि उसके पास सेल ही एक है। वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर ही नहीं सकता, उसका डिफरेंट डिफरेंट फेस हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो सिंगल सेल से बना हुआ है। और इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब कहोगे मैडम कौन है ये यूनिसेलुलर, क्या हम यूनिसेलुलर है, क्या हम एक ही काम करते हैं, हमारी बॉडी एक ही काम करती है। अभी देखो मैं देख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, सोच भी रही हूँ, तो हम तो यूनिसेलुलर नहीं हो सकते, हम तो मल्टी सेलुलर है भाई। हमें हमारा तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आम का पेड़ अलग है, तो हम तो यूनिसेलुलर नहीं है। तो यूनिसेलुलर कौन है बेटा, अमीबा और बैक्टीरिया, अमीबा एंड बैक्टीरिया। इनके पास एक ही सेल होता है और वही सेल इनकी पूरी बॉडी में काम करता है, काम भी इनका एक ही होता है, उसी सेल से सारा काम हो जाता है। इनका कोई स्ट्रक्चर अलग नहीं होता, सेम स्ट्रक्चर होता है। सारे अमीबा ऐसे दिखेंगे और सारे बैक्टीरिया ऐसे दिखेंगे, समझ आ रही बात। दीज आर द यूनिसेलुलर। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स, याद रखो। अब मैं बात करती हूँ मल्टी सेलुलर की, तो मेड ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो वो मल्टी सेलुलर हो गया। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना। क्यों, क्योंकि इनको फंक्शन भी डिफरेंट करने, इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, इसीलिए इनके सेल भी अलग अलग है, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, मैंने कहा हमारी लाइफ का ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने होते हैं, और ये हमारा बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मतलब अगर ये नहीं तो बॉडी नहीं, ये नहीं तो कोई फंक्शन नहीं, ठीक। तो सेल है ये, ठीक है ना, सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, यहाँ आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल के रिश्तेदार आपस में बैठ जाते हैं, भाई बंधु बैठ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं सेल, तो क्या बनते हैं, टिश्यू। क्या बनते हैं बेटा, टिश्यू। ये देखो एक एक सेल जो है जुड़ रहे हैं, सेल की पार्टी हो रही है, ठीक है। तो अकेला सेल नहीं है, जब सेल पार्टी में बैठता है अपने दोस्तों के साथ, अपने जैसे दोस्तों के साथ बेसिकली, तो वो बन जाता है टिश्यू। और जब टिश्यू के ग्रुप से साथ बैठते हैं तो बनता है ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में आते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन साथ में आते हैं तो क्या बनता है बच्चे, ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, और स्टमक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सबका बेसिक यूनिट सेल है। सेल से बना टिश्यू, सेल ने पार्टी करी, टिश्यू बना, टिश्यू ने पार्टी करी, ऑर्गन बना, ऑर्गन्स ने जब पार्टी करी और वो साथ में आए तो पूरा बॉडी बना, पूरा ह्यूमन बीइंग बना। समझ आई बात। पूरा एक प्लांट भी हो सकता है, वो लोमड़ी भी हो सकता है, वो घोड़ा भी हो सकता है, वो गाय भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो। इसे हम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर भी यही तैयार करेगा और हमारी बॉडी के फंक्शन भी यही करेगा। मैं साइड इसलिए हुई हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे,
मुझे पता है आप इतनी जल्दी लिख नहीं पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो। वो अलग बात है आप स्क्रीनशॉट भी नहीं देखने वाले, बट स्टिल ले लो स्क्रीनशॉट, बाद में कभी टाइम मिले तो ले लेना। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लो बेटा, वहां पे ये सारा पीपीटी और पीडीएफ फ्री में मिल रहा है, वहां से उठा लेना, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में सब कुछ समझ आ गया आपको, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इंट्रोडक्शन क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं सेल की, तो भाई ये बताओ, भगवान ने आके बताया था क्या हमें कि सेल जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है? क्या भगवान इतनी साइंस बताएंगे हमें? कुछ तो हम डिस्कवर करेंगे। भगवान ने तो देखो हमें बना दिया, भगवान ने कहा मैंने तो बना दिया, अब तुम देख लो, अपने आप खोज करते रहो। तो हमारे आए रॉबर्ट हुक। कौन आए भाई? रॉबर्ट हुक। 1665, 1665 याद रखना, बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजों से भी पहले, अकबर के टाइम की बात हो रही है, जब ताजमहल बन रहा था हिस्ट्री में। उस समय रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति था, साइंटिस्ट था कह सकते हो आप। इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को। इन्होंने देखा एक कॉर्क है, कॉर्क आपने देखी भी होगी, वो ब्लॉक से बनी होती है। उसने अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसके पास एक माइक्रोस्कोप था, क्योंकि गैलीलियो नाम का एक बंदा बहुत पहले इटली में, पानी पी लेते हैं जी। तो देखो रॉबर्ट हुक के पास ना एक माइक्रोस्कोप था, इसने लिए एक कॉर्क, उसको लगाया, स्पिट किया और चेक किया भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसने कॉर्क को रखा और देखा कि भाई इसमें बहुत ही छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फिर उसने ये दिमाग लगाया कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना बॉक्स वाले, ये मिलकर आपस में पूरा कॉर्क बना रहे हैं। वहीं से इसके दिमाग में आया कि जब ये कॉर्क छोटे छोटे बॉक्स से बनी हुई है, तो इतना बड़ा शरीर जो है हमारा, या हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारा भी तो कोई ब्लॉक होगा, हमारा भी तो कोई बॉक्स होगा। तो हमारा बॉक्स जो इसने पाया वो था सेल। इसने नाम दे दिया सेल, ये कुछ भी नाम दे सकता था, ये बेल भी बोल सकता था, पर अभी तो इसने सेल बोला है तो हम सेल ही मानेंगे। भाई नाम क्या है, नाम तो हम ही रखते हैं ना, किताबें किसने लिखी है, ये सब हमने ही तो किया है। तो इन्होंने सेल नाम दिया किसका? जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था उसका। अब रॉबर्ट ने खोज तो कर दी सेल की, आगे चलो। लेवेनहुक नाम का एक और था जिसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया लिविंग सेल। अब ये जो रॉबर्ट हुक है, ये तो मरा हुआ सेल देख रहा है ना, वो तो कॉर्क के अंदर देख रहा है। कॉर्क क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है? नहीं होती, कॉर्क तो नॉन लिविंग है। तो अगर क्वेश्चन आए कि लिविंग सेल की खोज किसने करी, पहला लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल, तो आंसर होगा लेवेनहॉक। कौन होगा? लेवेनहॉक। और अगर सिर्फ आए कि सेल की खोज किसने करी, तो आप रॉबर्ट हुक के साथ जाओगे, ठीक है। चलो अब रॉबर्ट ब्राउन की भी बात कर ले, तो इसने न्यूक्लियस खोजा। अब इन दोनों ने मिलकर सेल तो खोज ही दिया, इसने मरा हुआ सेल खोजा, इसने जिंदा सेल खोजा, अब इसे भी कुछ तो खोजना था। अब ये क्या करे भाई, सेल से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, सेल तो बेसिक यूनिट है, सेल का भी बेसिक यूनिट तो होता ही नहीं है। तो इसने खोज करी कि सेल जो है ना बहुत छोटा, जो हमें दिखाई नहीं देता बिना माइक्रोस्कोप के, मतलब एक ऐसा छोटा सा सेल जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, ये बंदा रॉबर्ट ब्राउन, यही है वो, इसने उस सेल के अंदर भी ढूंढ निकाला न्यूक्लियस। क्या ढूंढा? न्यूक्लियस। मतलब भाई हद है, एक छोटा सा सेल दिखाई नहीं दे रहा और तुम उसके अंदर का न्यूक्लियस देख ले रहे हो, वाह भाई वाह। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा जो कि सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में होता है, ठीक ठीक बात। चलो अब सेल्डन और सिचुआन नाम के दो भाई हैं, अभी तुम इन्हें भाई मान लो, दोस्त मान लो, इन दोनों के नाम साथ में याद करने हैं, शेल्डन सिचुआन, शेल्डन सिचुआन। ये कोई इंडिया का नहीं है भाई, ये कोई इंडिया का नहीं है, इंडिया वालों के पास नहीं इतना टाइम कि पहले तो सेल ढूंढे, सेल के अंदर न्यूक्लियस ढूंढे। तो सेल्डन और सिचुआन नाम के जो दो दोस्त हैं या भाई है, इन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या दी? सेल थ्योरी। अब इन्हें पता था सेल तो खोज लिया भाई, जिंदा सेल भी खोज लिया, सेल के अंदर का न्यूक्लियस भी इस ब्राउन ने खोज ही दिया है, अब हम दोनों क्या करें? अब ये दोनों भाई परेशान है। कौन है ये? शेल्डन और सिचुआन। और ये सोचे हम क्या खोजें, तो उन्हें छोड़ ना, सेल की खोज हो गई ना, हम एक काम करते हैं, सेल के बारे में कुछ बता देते हैं और वो सेल थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आपको बताना पड़ेगा ना इन दोनों भाइयों ने क्या बोला था। इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
आर मेड ऑफ सेल। पहली चीज तो इसने कॉपी पेस्ट किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही बात दोबारा कॉपी पेस्ट करी कि ये बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बहुत अच्छी बात है। ये इन दोनों ने बोला कि जितने भी सेल हैं वो पहले से बने हुए सेल के ही पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल अवतरित हो जाएगा। सेल है, उसी के न्यू पार्ट्स बनते हैं, टूटते हैं, मरते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। आप ये मेरा हाथ देखो, ये एक ऑर्गन है ना, हाथ एक ऑर्गन है, पक्की बात है। ये ऑर्गन टिश्यू से बना होगा और टिश्यू किससे बना होगा? सेल से। और सेल इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देगा बिना माइक्रोस्कोप के। तो अगर मेरे भी यहाँ पर सेल तो हो गई, मान लो मैं इसे जोर से रगड़ दिया मैंने, मसल दिया, मार दिया मैंने अपने सेल, तो क्या मैं मर गई या मेरा हैंड खराब हो गया? नहीं, क्योंकि जो सेल होते हैं ना बेटा वो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, चल। फिर एक और बंदा है विर्चोव, इसको भी देख लो। ये 4-5 बंदे याद रखने हैं आपको। रॉबर्ट हुक याद रखोगे, फिर आएगा आपका लेवेनहॉक, फिर आएगा रॉबर्ट ब्राउन, फिर ये 2 भाई आएंगे, फिर आएगा आपका विर्चोव। इसने बोला ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये याद रखना कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने पहले से बने हुए सेल के ही पार्ट होते हैं या उसी से बनते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों को याद रखो। द स्टडी ऑफ सेल हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड द लिविंग वर्ल्ड। अब ये सारी कहानी हम पढ़ क्यों रहे हैं, सेल क्यों है चैप्टर, सेल के बारे में क्यों पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हेल्प करता है लिविंग बीइंग को समझने में, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को नई नई टेक्निक्स लाने में, बीमारियों का इलाज करने में, इन सब में हेल्प करता है। इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें डॉक्टर बनना हो या ना बनना हो, वही देखो, 9th तो पास करनी है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। आगे मुश्किल कहाँ है, आगे चलो। अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। आप स्क्रीनशॉट लो इसे। आगे अब बात करते हैं सेल थ्योरी को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में। पेपर में सेल थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है। एक बात और याद रखना, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द चैप्टर, जिस टॉपिक पे मैंने हाथ रख दिया ना, पेपर में आ जाएगा वो टॉपिक। है इतना एक्सपीरियंस पढ़ाने का कि जो टॉपिक कह दिया ना कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट होके आना ही आना है। ठीक है, चलो देखो सेल थ्योरी में क्या है भाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। जैसे हम मल्टी सेलुलर है ना, तो हम ज्यादा सेल से बने हुए हैं। बैक्टीरिया और अमीबा एक सेल से बना हुआ था। तो सेल थ्योरी यही कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक सेल से बने होंगे या एक से ज्यादा सेल से बने होंगे। अगर वो एक सेल से बने हैं तो वो यूनिसेलुलर है, अगर वो एक से ज्यादा सेल से बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर है, जैसे कि हम लोग। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो अमीबा यूनिसेलुलर हो गया और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर हो गया, और हम लोग क्या हो गए? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस पेपर में आ सकता है, लिख लो। चैप्टर डाल लो सेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बोलूं, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फिर दूसरी बात इन्होंने थ्योरी में बोली कि सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सेल है वो हमारा स्ट्रक्चर तैयार करने का बेसिक यूनिट है, और हम जो फंक्शन करते हैं उसका भी बेसिक यूनिट है। सिंपल सी बात है, ये जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे सेल्स कर रहे हैं। और सेल मिलाकर टिश्यू बनते हैं तो टिश्यू कर रहे हैं, और टिश्यूओं को मिलाकर क्या बनता है? ऑर्गन। तो ऑर्गन कर रहे हैं। जैसे आईज एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, मेरा हैंड ये भी एक ऑर्गन है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? समझ आ रहा है? कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ आ रहा है। आगे देखो, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, कि पहले से सेल था उसी से फिर फर्दर बाकी के सेल बनते हैं। न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। तो ये 3 बातें सेल थ्योरी जो है वो बोलती है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सेल थ्योरी किसने दी, नाम बताओ। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं हो जाती हूँ साइड। आगे बढ़ते हैं।
शेप एंड साइज ऑफ सेल की बात करेंगे कि अब ये जो सेल है जो दिखाई भी नहीं देता, बिना माइक्रो मतलब यहीं पर है, यहीं पर है, यहाँ पर भी है, पर दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देता फिर भी इसकी शेप पता है हमें, साइज भी पता है, और तो और आगे चैप्टर में देखना सेल के पार्ट्स भी पता है हमें। देख लो, इंसान चाहे तो क्या पता नहीं लगा सकता भाई, कोई मुश्किल नहीं है भगवान को ढूंढना। जब हम ऐसा सेल ढूंढ सकते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा, सेल के अंदर न्यूक्लियस ढूंढ सकते हैं, सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ढूंढ सकते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप 9th में 90% भी ला सकते हो, 99% भी ला सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई देखो, जहां देखोगे पॉजिटिविटी मिल जाएगी, मेरे पास तो बहुत मिलेगी पॉजिटिविटी। सेल डिफर इन शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेल जो होते हैं क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है, तो वो अपने काम के बेसिस पे अलग अलग साइज के भी होते हैं और शेप के भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नर्वस सेल, ये लॉन्ग एंड ब्रांचेस होता है, हमारी पूरी बॉडी में आपको ये नर्वस सेल मिल जाएगा, और इसकी शेप देखो कैसी है ना, डिफरेंट, इसका काम अलग है। एक और सेल है भाई आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और ये सर्कुलर और बाइट कॉन्केव होता है। जरा इसकी शेप देखो, ये भी सेल है, ये भी सेल है, क्या दोनों सेम साइज या शेप के हैं? नहीं है, सेल के साइज और शेप दोनों अलग होते हैं, और ये साफ साफ दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो अगर आपके स्कूल में साइंस लैब है, माइक्रोस्कोप है, तो टीचर्स को बोलिए लेके जाएं, बड़ी इजीली दिख जाएंगी ये चीजें आपको। मसल सेल, ये भी हमारी बॉडी में होता है, इसका होता है ये स्पिंडल शेप का होता है, देखो जरा साइज और शेप सेम है या नहीं। फिर व्हाइट ब्लड सेल WBC, जो कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स माने जाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं बीमारियों से। तो ये इरेगुलर होते हैं, इनका कोई साइज ही नहीं है, ये अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो नर्वस सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, मसल सेल, अलग अलग सेल अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है ये, काम अलग, शेप अलग, शेप अलग, साइज अलग। ठीक, अब यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि MCQ में आ सकते हैं, या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं, तो हो सकता है डिवाइड करके आ जाए। तो ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछ ले साइज में, कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हैं, उन सब में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो वो है बेटा आपका माइक्रोप्लाज्मा। क्या है वो? माइक्रोप्लाज्मा। इसकी साइज 1 UM, या ये जो साइन है ना, ये इस लैंग्वेज का नहीं है, बट आप ये समझ सकते हो कि बहुत ही एकदम छोटा, मतलब एकदम छोटा, बिल्कुल छोटा, मतलब ये नैनो से नैनो भी सेंटीमीटर होगा ना, उससे भी छोटा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दुनिया में स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। अब जब स्मॉलेस्ट पूछेगा पेपर, तो हो सकता है ना लार्जेस्ट भी पूछ ले, तो अगर पूछे लार्जेस्ट सेल तो वो है ऑस्ट्रिच का एग। जी, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, सबसे बड़ा बर्ड है, उसका जो एग है ना बेटा, वो ही सबसे बड़ा सेल माना जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट लंबा सेल पूछे तो वो है आपका नर्वस सेल, जो कि हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। ये ना नर्वस सेल, ये कुछ इस तरीके से ब्रांचेबल होता है, इसमें ब्रांचेस होती हैं। ये अप टू 1 मीटर का होता है, इसका जो एग है ये 15 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। सो सेल्स कम इन डिफरेंट शेप और साइज में आता है, क्योंकि जो इसका काम है वो डिफरेंट है। बस इतनी सी तो बात है, समझ आ गई? देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो गई मैं भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। उम्मीद तो रहेगी स्क्रीनशॉट लोगे कि हाँ भाई बाद में पढ़ लेंगे। आगे चलो, हाउ डू वी स्टडी सेल। अब हम सेल को स्टडी कैसे करते हैं बेसिकली। अब सेल की कहानी तो पढ़ ली हमने, सेल को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। कुछ नहीं है, आसान है ये भी। सेल्स आर स्टडीड यूजिंग माइक्रोस्कोप। पहली चीज तो ये सेल नाम का जो भी बंदा है ना, दिखाई नहीं देता, नेक्ड आइज से तो दिखाई देगा ही नहीं, हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। तो पहली बात तो ये, अगर सेल से मिलना है, हमें भेंट करनी है, तो माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से ही हम इसको स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज दिखेगी ही नहीं तो स्टडी क्या खाक करोगे। तो पहले देखना जरूरी भाई, पहले देख तो लेंगे, स्टडी तो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपके चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट दे दिया, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों दिया है, बट ठीक है, बच्चों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे दिया।
तो इन्होंने टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन। लाइट जो माइक्रोस्कोप है वहां पे विजिबल लाइट को यूज करते हैं। कैन सी लार्जर सेल, जिसमें हम लार्जर यानी थोड़ी बड़े सेल देख पाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है थोड़ा अपडेटेड है, ये यूज करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और इसमें हम देख सकते हैं टिनी स्ट्रक्चर क्लियरली, यानी सेल के अंदर के भी जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस हो गया और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी हम देख पाएंगे किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एक चीज देखो, ये जो है ना माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा, वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। समझ आ रही बात। चलो अब इन्होंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, डरो मत, क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस देख लो एक बार। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेसिकली जब लाइट चैप्टर पढ़ोगे ना वहां आएगा। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू जो आईपीस लेंस होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को, तो हमारा आंसर हो जाता है। ये आप पढ़ोगे भाई लाइट वाले चैप्टर में, यहाँ नहीं पढ़ना है, ये बस ऐसे ही दिया हुआ है। मान लो आईपीस है 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10x है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 100x, टोटल मैग्निफिकेशन है जो आ जाएगा। माइक्रोस्कोप हेल्प करता है टू सी द सेल्स एंड देयर टिनी पार्ट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब होता है जो नॉर्मल आइज है, जैसे अभी मैं देख रही हूँ, और अगर मैं अपना चश्मा भी लगा लूँ तब भी नहीं दिखने वाला। सीधी सी बात है, हमें या तो लाइट माइक्रोस्कोप या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। क्या इस स्लाइड में, इस वाले पेज पे कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया आपको? लो देखो, स्क्रीनशॉट लो। कौन कह रहा था चैप्टर मुश्किल है? मुझे इतने कमेंट आ रहे थे, मैडम सेल पढ़ा दो, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मुश्किल है। भाई बड़ा है इसका मतलब अच्छी बात है, नंबर ज्यादा आएंगे आपको, तो समझ लो बहुत इजी भी है ये। चले नेक्स्ट, चलो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब आ रही है सेल की कहानी। ये रहा भाई वो सेल, जो बड़ी देर से मैं सेल सेल चिल्ला रही हूँ, उसकी शक्ल देख लो एक बार, कैसा है ये, कैसा है ये, जरा सोचो। नेक्ड आई से दिखता नहीं है, फिर भी हमने माइक्रोस्कोप का यूज करके उसका स्ट्रक्चर निकाल लिया, उसके अंदर के पार्ट्स निकाल लिए हैं। तो क्या ह्यूमन बीइंग कोई भी ऐसा काम है जो नहीं कर सकता? बोलो भाई, सब कुछ कर सकते हैं हम, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सेल है 3 मेन पार्ट। वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं सेल के, लेकिन 3 मेन पार्ट होते हैं, और यकीन मानो इन्हीं 3 में से पेपर में क्वेश्चन आएगा, बाकी के नहीं आएंगे। भाई किताबों में 1000 बातें लिखी होती हैं, पर क्या 1000 बातें याद करनी होती हैं? टॉपर वो बनता है जो उन बातों को याद करता है जो इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ता सब कुछ है, याद या फोकस उन चीजों पे करेगा जो उसे हेल्प करेगी पेपर में। तो मेनली 3 पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कहानी मैंने थोड़ी सी आपको बता भी दी है, बीच में होता है ये रहा साइटोप्लाज्म, और ये है सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली जो वॉल है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। अच्छा पेपर में सेल मेम्ब्रेन से आप पूछोगे मैडम कैसा क्वेश्चन आएगा, तो बेटा फंक्शन ही आते हैं बेसिकली। आज तक तो पेपर ने यही पूछा है, सेल के जो पार्ट्स होते हैं ना उसके फंक्शन पूछता है कि इसका क्या काम। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं क्या काम करता है ये। मतलब सेल का काम हमें पता है, हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शन कराता है, पर सेल के अंदर भी जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ये थिन और आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, ऊपर की कवरिंग होती है, बेसिकली ये सेल को ढक के रखता है, कवर करके रखता है। ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ये अलाउ करता है ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास। ये समझ लो एक तरीके से गार्ड अंकल है, ये सेल का गार्ड अंकल है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये गार्ड है, ये चौकीदार की तरह खड़ा है सेल के ऊपर, कवर बना के, चद्दर लिटा के, चद्दर बिछा के, और कह रहा है कि सिर्फ सिलेक्टिव आइटम ही अंदर आएंगे, परमिशन ये सिर्फ सिलेक्टिव आइटम को देगा, इसीलिए इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल इसका काम है। ये वर्ड लिखते से ही नंबर मिल जाएंगे आपको। ये गिव शेप, ये हमारे सेल को शेप देता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को क्योंकि कवरिंग है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ओ, और ऑस्मोसिस का काम भी ये करता है। ऑस्मोसिस अपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मैं फिर से बता देती हूँ, देख लो एक बार, वैसे ध्यान हो रहा है आपको तो फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बट कोई नहीं, यही देख लो, यहाँ भी अच्छे से ही समझाऊंगी, डोंट वरी। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर।
हायर कंसंट्रेशन से पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। हमारे घरों में जो आरओ वगैरह वर्क करते हैं वो भी ऑस्मोसिस की थ्योरी पे ही वर्क करते हैं। देखो इसमें सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बोला ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है, तो वो सिलेक्टिव परमिएबल है, सिर्फ सिलेक्टिव आइटम्स को ही एंटर करने देता है सेल के अंदर। उसी तरीके से जैसे ऑस्मोसिस के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जाता है। ये देखो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहां से वाटर किस तरफ जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और अच्छे से समझाते हो एक और एग्जाम्पल। मान लो एक कमरा है, उसमें बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है। आप क्या करोगे, आप निकल के किसी और कमरे में जाना चाहोगे जहां का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, यानी कि लोग कम हो। सेम चीज होती है हमारी वाटर के साथ, और इसे हम कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन की बात करूं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेम चीज है। यहाँ पर पार्टिकल की बात हो रही है कि कोई भी पार्टिकल अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है तो वो हम उसे ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो समरी में देख लो यहाँ पे इन शॉर्ट भी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर बाउंड्री होती है सेल की, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, कंट्रोल करता है कि व्हाट थिंग्स लीव द सेल, कौन सी चीजें सेल के बाहर जाएंगी और कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी। ये गार्ड कंट्रोल का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन देखो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये रहा ना ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है इसकी, समझ रहे। चलो ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा बहुत और है बस। ऐसे इजी इजी लैंग्वेज में समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है। बस आपने इसको बर्डन ले रहे थे, बर्डन है नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में ही चलेंगे और हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग रिजिड और आउटर कवरिंग फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, और ये जो है नॉन लिविंग होता है, ये रिजिड यानी कि बहुत ज्यादा ढीठ, रिजिड का मतलब होता है जो अपनी शेप चेंज ना करे, ढीठ की तरह वैसे का वैसे ही, तो बहुत रिजिड होता है, ठीक है, कठोर होता है। ये प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल, फंजाई एंड बैक्टीरिया। दो तरह के सेल होते हैं ना, प्लांट सेल और एनिमल का एनिमल सेल। तो ये आपको मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। ये बना होता है सेलुलोज से, और ये फ्रीली परमिएबल होता है, जैसे कि आपने अभी पहले वाले में देखा था। इसका फंक्शन होता है गिव रिजिडिटी एंड शेप, शेप देगा, रिजिडिटी देगा, प्रोटेक्ट करेगा सेल को, प्रिवेंट करेगा बर्स्टिंग, और सेल को फटने से, बर्स्ट होने से बचाएगा, कवर करके उसको रखेगा, बचा के रखेगा बेसिकली। सेल वॉल की बात कर रहे हैं, और ये जो सेल वॉल होता है वो हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, नाउ अब हमें वर्ड है प्लाज्मोलिसिस, ये क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। जब भी पानी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो जो हमारा सेल वॉल है वो क्या हो जाता है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाता है। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। देखो यहाँ पे नॉर्मल सेल है ये, ठीक है, और ये वाटर लॉस, पानी इसमें से खत्म हो गया तो ये जो प्लाज्मोलाइज सेल हुआ वो सिकुड़ के छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा। वाटर अंदर आया, पानी सेल के अंदर पानी आया तो ये फूला हुआ है, वाटर मूव बाहर निकलने लग गया, और लास्ट में जो हमारा साइटोप्लाज्म वो श्रिंक हो गया और अवे फ्रॉम सेल वॉल, और वो सेल वॉल से बाहर चला गया। उसके बदले कोई और नया साइटोप्लाज्म बन जाएगा, सीधी सी बात है। पुराने सेल मरते हैं तो नए सेल बन जाते हैं। वेयर इज सेल वॉल फाउंड, अब सेल वॉल कहाँ मिलेगा आपको, सो प्लांट सेल में मिल जाएगा, सेलुलोज का बना होता है, और फंजाई, इन दो चीजों में मिल जाएगा। सेल वॉल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये मैंने आपको यहीं पे बता दी। तो सेल वॉल की कहानी इतनी ही, इससे ज्यादा नहीं, देख लो बेटा। ये ध्यान रखना जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज पढ़ना है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये पता करना है कि क्या चीजें नहीं पढ़नी है। हजार बातें होती है किताब में, हजारों बातें नहीं होती हैं भाई पढ़ने के लिए। या एक आप समझ लो कि रीड कर लिया बट उसको रटना नहीं होता है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रटना होता है, रटना इन द सेंस बार बार दोहराना या ध्यान से समझना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। ज्यादा लंबी नहीं हो रही क्लास बेटा, बस होने वाली है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की।
किसकी? साइटोप्लाज्म की। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल। जो पार्ट्स मैं करा रही हूँ वो पार्ट्स अगर पेपर में ना आए तो तुम्हारे कमेंट करना कि मैडम इसमें से नहीं आया। मैंने कहा ना, पता ये होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना, तो वो चीजें अगर हम साइड कर देते हैं तो वैसे ही चीजें बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रह जाती। अब देखो साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। बीच में है ना सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली जैसा कुछ है, गिलगिला जेली जैसा। ये कंटेन करता है सेल ऑर्गेनल। क्वेश्चन पूछे कि सेल ऑर्गेनल कहाँ होते हैं, कौन कंटेन करता है, तो याद रखना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है? सेल ऑर्गेनल। अब इसका फंक्शन क्या, मैंने ना पेपर में फंक्शन पूछता है, सेल के पार्ट्स के फंक्शन पूछेगा पेपर में 101%। 100 क्या होता है? तो इसका क्या काम है साइटोप्लाज्म का? साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करना, सपोर्ट ऑर्गेनल, और क्योंकि इसके पास ऑर्गेनल है तो ये ऑर्गेनल को सपोर्ट करता है, ठीक है। Cytoplasm is a jelly-like substance that contain organelle and the site of many chemical reaction. It support the organelle and help the cell. तो बस वही बात है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। बताओ क्या नहीं समझ में आया? ले लो स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट लो बेटा, पानी पी लेती हूँ। पूरा चैप्टर फिनिश है यहाँ पे। और फिनिश मतलब ये नहीं है कि आप ये देखो और फिर 10 बार दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। आज देख लो, सारा समझ में आ जाएगा। फिर जब भी कोई टेस्ट होना है, पेपर होना है, तो एक बार और देख लो, दैट्स इट, इतना इनफ है। आगे चलो, ज्यादा नहीं रह गया है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस की। किसने ढूंढा था? कमेंट करके बताओ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? कमेंट करके बताओ। याद रखो, जब आप एक्टिविटी करते हो ना, ऐसे कमेंट करके नीचे लिखते हो तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती हैं चीजें, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो उसमें स्पेलिंग लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा ना कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। मैंने आपको आज ही की क्लास में बताया है, तो बताइए। इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो आंसर ये है न्यूक्लियस। क्यों नहीं होगा? बीच में बैठा है सेंटर में, तो वही कंट्रोल कर रहा है ना पूरे सेल को। तो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस भी दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्रोमैटिन होता है, और क्रोमोसोम्स होता है, जो कि पहले नहीं था, बट इन्होंने सब डिवीजन कर दिया। बस नाम याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर की भी मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर पोर्स होते हैं। वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल को, कि कोई भी चीज कैसे मूव करेगी। जो न्यूक्लियोसिस होता है वो डेंस बॉडी होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये हेल्प करता है राइबोसोम्स को बनाने के लिए। और जो क्रोमैटिन है वो थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए और प्रोटीन होता है, जहाँ पे डीएनए मिलेगा आपको। क्रोमोसोम्स होते हैं जो भी थ्रेड जैसे ही होते हैं, और ये जीन्स को कैरी करते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जीन्स कैरी हो रहे हैं तो किसके थ्रू हो रहे हैं? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के भी अंदर कौन है? क्रोमोसोम्स। तो ये 4 पार्ट्स याद रखना इसके। अब क्रोमोसोम्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि दिया हुआ है। ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये याद रखना। ये कैरी करता है जीन्स को, जिससे कि हेरिडिटी होती है। जैसे कि डीएनए कॉपी होते हैं ना, हम अपने मम्मी पापा के डीएनए से कॉपी हुए हैं, फादर के डीएनए हमारे अंदर है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं? आप कहोगे मैडम जीन्स बता दो। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। एक जीन्स फादर से या मदर से मेरे अंदर आए हैं, तो वो जीन्स का यूनिट है, छोटी इकाई है, और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट। और इसी के अंदर, इसी से डीएनए डिसाइड होता है, और कोई स्पेसिफिक जो आप कह सकते हो ट्रेट का मतलब होता है लक्षण। अब जैसे कुछ भी, मान लो मेरे मम्मा या पापा के आईज का कलर ब्लैक था, तो मेरे आईज का कलर भी ब्लैक हो गया है ना। तो ये क्या हुआ है? डीएनए कॉपी होके आया ना मेरे पास, कोई स्पेसिफिक ट्रेट आ गई है मेरे पास। ट्रेट का मतलब कोई लक्षण आ गया। चलो, तो ये न्यूक्लियस की कहानी यहाँ तक की है, जिसमें क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स को भी पढ़ना है, या फिर आप कह सकते हो इंक्लूड करना है। अब देखो, 2 तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2। पहले मैंने आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो वहां पे डिफरेंस आ सकता है।
अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों में भी डिफरेंस पेपर में आएगा। मैं ये नहीं कह रही आ सकता है, मैंने कहा आएगा, आएगा मतलब आएगा, ये पेपर में है क्वेश्चन, अभी से बता रही मिड टर्म में। आपके यूटी वगैरह में भी अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोकैरियोटिक होते हैं नो ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, आपको डिफरेंस ही याद करना है। डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया। अब ये प्रोकैरियोटिक था, यूकैरियोटिक, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, पर यहाँ पे इसका उल्टा है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड क्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसके अंदर डीएनए ऑर्गेनाइज होता है इनटू क्रोमोसोम्स, एग्जांपल के लिए प्लांट्स और एनिमल्स। तो सीधी सी बात है, हमारे अंदर तो ये वाले सेल है यूकैरियोटिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल साइंस याद आ रही है यहाँ पे ठीक है, ये बात समझ हो रही। की पॉइंट्स कुछ नहीं है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, सेंटर होता है सेल का, ये क्रोमोसोम्स को कैरी करता है, जीन्स लेकर जाता है। जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, वन वर्ड में आ सकता है कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो जीन्स हो जाएगा आंसर। प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हम लोगों के। क्या इस स्लाइड में कोई भी दिक्कत है आपको? बेटा ये पूरी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबका मेंटोर पे मिल जाएगी आराम से, जब मर्जी देखते रहना। आगे चलो, अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल, ये भी सेल का पार्ट होता है, और इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एक तरीके का नेटवर्क होता है। ये होता है दो टाइप का, ये याद, इट इज इंपॉर्टेंट, एंडोप्लाज्मिक इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन, आते हैं, और इसके पार्ट से भी आते हैं। आर ई आर, एस ई आर, आर ई आर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आर ई आर क्या होता है, ये हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर ही राइबोसोम्स होते हैं, ये हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। स्मूथ वाला जो है, चिकना वाला जो है, इसमें नो राइबोसोम, इसके सरफेस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता, ये हेल्प करता है फैट को सिंथेसाइज करने में। ये जो आर ई आर है, ये फैट को नहीं बल्कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, जबकि जो एस ई आर है वो हमारा फैट को सिंथेसाइज कर रहा है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस आ सकता है, ध्यान से देखो। ये हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करने, ठीक है। चलो, अब राइबोसोम्स क्या आप पूछोगे मैडम, राइबोसोम्स बता दो, जब आप यहाँ पे बता रहे हो कि इसके पास राइबोसोम्स हैं और इसके पास नहीं है, तो राइबोसोम्स होते क्या हैं ये भी तो बताना पड़ेगा ना। देखो, ये स्मॉल राउंडेड पार्टिकल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म और अटैच टू आर ई आर, जो कि आर ई आर से अटैच्ड होते हैं, आर ई आर से अटैच्ड होते हैं। कहाँ पे? आर ई आर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ना कि एस ई आर में। दोनों के बीच डिफरेंस आ सकता है, ध्यान देना। साइट ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, कॉल प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम को ही हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो एमसीक्यू बहुत सारे बन रहे हैं, मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू भी आपको कराऊंगी और लाइव आकर कराऊंगी, लाइव करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर देना, लेकिन उससे पहले ये पूरा चैप्टर आप पढ़ो मेरे साथ, तभी तो आंसर दे पाओगे। नाउ RER फॉर्म्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनसाइड द सेल, RER में प्रोटीन, जबकि SER जो है वो फैट और हेल्प करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन में, ठीक। बाकी ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, वही लिखा हुआ है नीचे, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो साइड हो गई मैं, लो स्क्रीनशॉट लो, 2-4 पेज का और रह गया है चैप्टर बस। चलो, अब हम बात करेंगे वन बाय वन, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जहां से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जहां उंगली रख दी ना मैंने यहाँ पे, वो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी और आएगा। पहले बात करेंगे गोल्गी एपैरेटस की, इसे हम पैकेजिंग और सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, इसी के अंदर लाइसोसोम्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। वेसिल्स हैं ये, देख लो आप, वेसिकल्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या होता है वो देखो, ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब डाइजेशन का काम करता है ये, इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, याद रखना एमसीक्यू में जरूर आएगा। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग? आंसर क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है डैमेज सेल पार्ट्स को,
ये डाइजेस्ट कर रहा है, ये देखो कोई सेल मर गया, सड़ गया, तो ये उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में। आपको मुझे कमेंट करके बताना है एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ये रहा देखो, फुल फॉर्म बताओ कमेंट में, कमेंट में, पेपर में आता है इसीलिए बोल रही हूँ मैं। फिर हम बात करेंगे प्लास्टिड ई, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये तीनों आपको दोनों में मिलेंगे, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो प्लास्टिड की बात करूं तो इसके टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन फोटोसिंथेसिस करता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर पिगमेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि फूड को स्टोर करता है। ये तीनों देख लो, ये प्लांट में होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते, प्लांट में। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, ये बाकी के कलर देगा, और ये फूड को स्टोर करेगा। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स की, तो ये स्टोरेज सैक्स होते हैं, वाटर, फूड, वेस्ट, इन सबको स्टोर करता है ये लार्ज इन प्लांट एंड स्मॉल इन एनिमल, दोनों सेल में होगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी, लेकिन प्लांट में बड़ा होगा और हम में एनिमल में छोटा होगा। ये रहा देखो प्लांट सेल, इसमें लार्ज वैक्यूल दिख रहा है आपको, देखो कितना बड़ा है, लेकिन ये एनिमल सेल के अंदर जो ये वैक्यूल है कितना छोटा है। तो ये एनिमल सेल में स्मॉल होता है और प्लांट सेल में लार्ज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली टर्जिडिटी इन प्लांट के अंदर, मतलब पोर्स को ओपन करना ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज कर सके। गोल्गी एपरेटस बता दिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लो स्क्रीनशॉट, भाई बहन जो भी है ले लो, ज्यादा नहीं रह गया चैप्टर, बस होने वाला है। नाउ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, क्या होता है रेजोल्यूशन, थोड़ा सा हट के आया है सेल से, आइज से रिलेटेड है, थोड़ा सा है यहाँ पे भाई, क्योंकि ये जो सेल वेल है, सेल के जो भी पार्ट वार्ट है वो देख तो हम आइज से ही रहे ना, वो महसूस तो नहीं कर सकते। सोचो अगर हम सब अंधे होते ना, इस सेल की खोज हो ही नहीं सकती थी, जब हमें दिखाई ही नहीं देता इन आंखों से, तो फिर हम माइक्रोस्कोप से क्या ही देखेंगे। तो जो लिमिट होती है रेजोल्यूशन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एट विच दे कैन स्टिल बी सीन एज सेपरेट एंड डिस्टेंट। हमारी आईज दो चीजों को मिनिमम कितनी दूरी पर दूर देख सकती है, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर दो डॉट बहुत ही पास में बने हो तो हमारी आईज उसको वन डॉट की तरह देखती है। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये रे दो डॉट बहुत पास में बने, इन दोनों डॉट को देखो, जब इसे आप देखोगे ना बहुत पास से, ऐसे, एक काम करो स्क्रीन के अंदर घुसो और इन दोनों डॉट को बिल्कुल पास से देखो, आपको ये 80 डॉट दिखाई देगा। मुझे भी 80 दिखा था सच में, मैं एक बार और देखती हूँ, 80 डॉट दिख रहा है, 80 डॉट दिख रहा है, आप भी देखो। जस्ट राइट सीन एज टू डिस्टेंट डॉट, अगर थोड़ा दूर करते हैं तो हमें दूर दिखता है, टू फार करेंगे तब जाके हमें वो दो डॉट दिखाई देंगे। तो जो ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश टू पॉइंट, ह्यूमन आई सिर्फ दो पॉइंट को तभी अलग कर पाएगा, डिस्टिंग्विश कर पाएगा, जब उनके बीच में 0.1 मिलीमीटर अपार्ट दूर हो वो एटलीस्ट। यहाँ पे देख लो 1 मिलीमीटर स्केल के अंदर नाप के दिया गया है। सो इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर, तो अगर 0.1 mm से कम का डिस्टेंस होगा तो जो दो पॉइंट्स है वो कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, तो वो दो डॉट हमको अलग दिखाई नहीं देंगे बल्कि 80 डॉट दिखाई देगा। समझ आ रही बात, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। क्या नहीं समझ आ रहा बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई, अब इससे आसान क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से करके बता दिया आपको। आप कहोगे मैडम सारी राम कहानी पढ़ा दी, एनिमल सेल और प्लांट सेल में तो डिफरेंस बताया ही नहीं, तो भैया यहाँ से 80 क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताने का, तो देख लो फीचर्स यहाँ पे देख लेंगे। और ये रहा प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, आप लाइन बना लेना पेपर में, आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी आंसर कर सकते हो, गलत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। प्लास्टिड प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होते हैं और एनिमल में होते हैं पर स्मॉल होते हैं। शेप की बात करें तो प्लांट सेल की फिक्स है रेक्टेंगुलर, लेकिन एनिमल सेल की फिक्स नहीं है, इरेगुलर भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 5 नंबर से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मेनली 2 या 3 का ही आएगा। मैंने 5 डिफरेंस आपको बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ये लो पिक्चर भी देख लो, वो रही
ऊपर जो है वो प्लांट सेल है, नीचे जो है वो एनिमल सेल है। प्लांट सेल भाई होता है रेक्टेंगल, पर एनिमल सेल का कोई नहीं है भाई कि ये कौन सी शेप का होगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मैंने पहले आपको पढ़ा भी दिया है चैप्टर के अंदर भी, स्टिल मैं क्योंकि कंक्लूड कर रही हूँ पूरा चैप्टर एक साथ, तो देख लो इसको। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, यूकैरियोटिक में होंगे। साइज प्रोकैरियोटिक का स्मॉल है लेकिन यूकैरियोटिक का लार्ज है। ऑर्गेनेल जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक का प्लांट एंड एनिमल यानी कि हम लोग। ठीक, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सेल डिवीजन। क्या है सेल डिवीजन? सेल का मतलब पता चल ही गया होगा अब तक आपको, डिवीजन का मतलब होता है अलग होना, डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे, डिवीजन नहीं होंगे, तो नए सेल नहीं बनेंगे। तो सेल डिवीजन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि नए सेल जो बनते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखेंगे, एक है मिटोसिस और दूसरा है मियोसिस। मिटोसिस मियोसिस है ना, कितने बढ़िया नाम है, जापानीज नाम लग रहे हैं बिल्कुल। तो मिटोसिस जो होते हैं वो अकर्स इन बॉडी सेल, वो बॉडी सेल में होते हैं। ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं, एक जैसे होते हैं और दो निकलते हैं इसके अंदर से। ये ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है। एग्जाम्पल देख लो, मान लो ये पेरेंट सेल है, फिर इनका डिवाइड हो गया, ये आपस में मिक्स हुए, फिर इनमें दो दो जो हैं वो आइडेंटिकल डॉटर निकलेंगे, मतलब एक जैसे। ये है मिटोसिस। मियोसिस की बात करूं तो ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल निकलते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें? सॉरी, पता नहीं कौन याद, रवि हिचकी आ रही है और बहुत ज्यादा आ रही है। हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे ये पेरेंट सेल थे, ये आपस में इनकी फर्स्ट डिवीजन हुई, दो उधर चले गए, दो इधर, अगेन डिवीजन हुई, उसके बाद अगेन डिवीजन हुई, और यहीं से निकले हैं 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल्स। कितने डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल। तो पेरेंट है, फर्स्ट डिवीजन में 2 पार्ट, सेकेंड में, और जब हमारा थर्ड डिवीजन होगा तो 4 डॉटर सेल जो है आपको मिलेंगे, इधर 2 इधर 4। ठीक है, इधर 2 इधर 4। तो मेन देखो, मिटोसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है 2 आइडेंटिकल सेल विद द सेम क्रोमोसोम नंबर और एज द पेरेंट सेल, लेकिन मियोसिस में 4 सेल निकलते हैं विद हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये होता है। ह्यूमन, हम इंसान, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ द लास्ट वन, द लास्ट स्लाइड ऑफ द क्लास, और आई होप कि क्लास आपको समझ आई होगी, चैप्टर अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको याद हो जाए और यहीं पे हो जाए, रटना ना पड़े। स्टिल अगर आपको लगता है कि मैडम कोई और टॉपिक रह गया है या कोई और चैप्टर जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आप कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी। वाई सेल डिवीजन? सेल डिवीजन पढ़ा हमने, करना क्यों है सेल डिवीजन, क्यों कर रहे हैं हम? वाई, रहने दो ना, जब सेल बने हुए बने रहने दो। क्यों डिवाइड हो रहे हैं सेल, क्यों हो रहा है मियोसिस, क्यों हो रहा है मिटोसिस? नंबर 1, ग्रोथ। अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो नए सेल बनेंगे नहीं, और नए सेल बनेंगे नहीं तो ग्रोथ होगी नहीं। तो इंक्रीज इन सेल नंबर, जाइगोट, उससे बना एम्ब्रॉय, से बना एडल्ट, टॉडर, फिर इतने बड़े बन जाते हैं। हम क्यों? हम बड़े हो रहे हैं, हमारे सेल बड़े हो रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए सेल डिवीजन जरूरी है। नंबर 2, रिपेयर डैमेज टिश्यू। कई बार हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, कट लग गया, अब जिसमें मारूंगी, अपने हाथ पे मारा मैंने या कुछ भी, मैं गलती से लग गई तो मेरे सेल तो मर गए। अब सेल डिवाइड नहीं होंगे तो नए सेल बनेंगे कैसे? इसलिए जरूरी है। वुंड फॉर्मेशन, फिर सेल डिवीजन होगा और नया टिश्यू, हेल्दी टिश्यू बन जाएगा। रिप्लेस ओल्ड और डेड सेल, पुराने और डैमेज सेल को हटाने के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन, जैसे असेक्सुअल में सिंगल सेल डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है 2 आइडेंटिकल डॉटर, ये खुद ही को तोड़ मोड़ के 2 डॉटर बना लेते हैं। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, इसके पास तो 2 सेल होते हैं, फीमेल वाले और मेल वाले, तो ये मियोसिस वाला फॉर्मेशन होता है और इसमें एग और स्पर्म दोनों मिलकर
ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। ये वाला टॉपिक आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। किसमें? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर। हम आज की क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे, क्लास काफी बड़ी हो गई है। तो चैप्टर लेंथी है, मुश्किल नहीं है। आप कह रहे हो ना मुश्किल है, आप बस इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने ना पन्ने गिन लिए होंगे, मैडम इतने सारे पेजेस हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, बहुत मुश्किल चैप्टर है। भाई चैप्टर लेंथी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चैप्टर मुश्किल है। चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि चीजें ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा लेंथी है। कैसी लगी क्लास मुझे ये बताओ कमेंट करके, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे ना कमेंट में आंसर देना। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो जितने भी कमेंट में आंसर दिए होंगे मैं उनके नाम भी लूंगी, ठीक है। चलो अब बाय बाय टाटा, बहुत रात हो गई है, रात के 1 बजने वाले हैं। इतनी रात को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये क्लास, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, मजा आता है पढ़ने में, बर्डन थोड़ी ना है। अगर बर्डन होता तो मैं रात को 1 बजे क्लास नहीं ले रही होती। चलो बाय बाय, ऐसे ही मौज मस्ती के साथ इंजॉय करके पढ़ाई करो, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, और ऐसे ही करते रहो। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबका मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सबका है, मतलब आपका है।